ओके स्टूडेंट्स, तो हम आज लेक्चर 2 में ट्राइंगल्स के बारे में यानी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के बारे में देखेंगे कुछ और एडिशनल क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। जैसे कि हमने लास्ट टाइम तक 3 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया देखे थे, इस बार हम लोग बात करेंगे RHS जो कि राइट ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया लगता है और AAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया की, और उसके बाद हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट्स एक बात एम्फेसाइज कर देते हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा कि AAS क्राइटेरिया और ASA क्राइटेरिया दे आर बेसिकली सेम। ठीक है, तो हम इस चीज को भी डिस्कस करेंगे हाउ दे आर सेम। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्राइटेरियाज एंड देन वी विल सी द प्रॉब्लम्स। सो फर्स्ट प्रॉब्लम आपका क्या है, देखो पहले प्रॉब्लम में हमें दिया गया है कि एक ट्राइंगल है ABC और दूसरा ट्राइंगल है PQR, जिसमें एंगल A और एंगल Q इक्वल है, एंगल B और एंगल R भी इक्वल है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच साइड ऑफ ट्राइंगल PQR, ठीक है, यानी जो सेकंड ट्राइंगल है उसका कौन सा साइड ए बी के इक्वल होना चाहिए, शुड बी इक्वल टू द साइड ए बी, है ना, ए बी के इक्वल होना चाहिए सो दैट द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ट्राइंगल्स ड्रॉ कर लेते हैं और उनके वर्टिसेस को लेबल कर लेते हैं। सो हमने ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर को ड्रॉ कर लिया। नाउ रिस्पेक्टिव एंगल्स को आपने मार्क कर दिया। ठीक है, तो आपने देख रहा है कि यहाँ पर एंगल ए कहाँ पर जा रहा है, एंगल क्यू के इक्वल हो रहा है और एंगल बी जो है वो एंगल आर के इक्वल हो रहा है। अब कौन सा साइड इक्वल हो जाए कि हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी का कोई क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए। तो आप देख रहे होगे कि हमने बात किया ASA का लास्ट क्लास में, तो ASA के हिसाब से अगर हमारा साइड विच इज इंक्लूडेड बिटवीन द टू एंगल्स वो इक्वल हो जाता है, यानी कि ये साइड QR के इक्वल हो जाता है, देन वी कैन हैव द कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया SAS सेटिस्फाइड। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा कि AB शुड बी इक्वल टू QR, AB जो है वो QR के इक्वल हो जाना चाहिए। और गिव रीजन में क्या लिखेंगे, देन बाई SAS क्राइटेरिया, सॉरी ASA क्राइटेरिया ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ASA क्राइटेरिया अगर आप यूज कर रहे हो सो द ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो ये इसका रीजन हो जाएगा। नाउ अब हम आगे चलते हैं, एक और प्रॉब्लम देखते हैं। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा क्या बोल रहा है कि अगर हमारे पास किसी दो ट्राइंगल में इफ टू एंगल्स एंड अ साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू टू एंगल्स एंड अ साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल देन द टू ट्राइंगल्स मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट, है ना, इज द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर एक ट्राइंगल का पेयर बना लेते हैं और उसमें ये कंडीशन लगा करके देखते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक ट्राइंगल का पेयर है, फर्स्ट ट्राइंगल और सेकंड ट्राइंगल। आपने देखा कि फर्स्ट ट्राइंगल का एक एंगल दूसरे ट्राइंगल के एक एंगल के इक्वल हो रहा है, और इसी तरीके से फर्स्ट ट्राइंगल का ये वाला एंगल ट्राइंगल के इस एंगल के इक्वल हो रहा है। ठीक है, तो दो एंगल्स आपके इक्वल हो गए। अब इसमें कोई ऑर्डर नहीं दिया गया है। ठीक है, तो हमने देखा कि ये वाला साइड इसका इस साइड के इक्वल हो रहा है। अब आप कोई भी क्राइटेरिया अगर लगाते हो यहाँ पर, तो आप देख रहे हो कि क्राइटेरिया हमारे फुलफिल नहीं हो रहा है, इवन इफ यू ट्राई टू यूज ASA क्राइटेरिया। ठीक है, तो ASA क्राइटेरिया हमारा क्या होता है, ASA क्राइटेरिया हमारा फुलफिल यहाँ पर हो नहीं रहा है। रीजन क्या है, रीजन ये कि अगर हम इस एंगल की बात करते हैं तो ये वाला एंगल आपका जा करके इसके इक्वल हो रहा है। ठीक है, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। अब अगर आप देखो तो जो दो साइड्स के बीच में एंगल आ रहा है, जैसे यहाँ पर देखोगे ये वाला जो साइड है आपका, ये किस दो एंगल्स के बीच में आ रहा है, और यहाँ पर आप साइड को देखोगे कौन से दो एंगल्स के बीच में आ रहा है, तो आप देख रहे हो कि एंगल्स आप यहाँ पे डिफरेंट बन रहे हैं। सो दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, है ना, इस केस में क्या हो रहा है, दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये ऐसा ही होगा या इसमें कोई और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, यानी कि अगर हमारे पास दो साइड्स सॉरी दो एंगल्स और एक साइड के बारे में बात की जा रही है, तो क्या उसमें सिर्फ यही एक पॉसिबिलिटी है या और भी कोई पॉसिबिलिटी। तो हम देखते हैं कि इसमें डिफरेंट पॉसिबिलिटी है, एक और पॉसिबिलिटी। नाउ अब जो सेकंड पॉसिबिलिटी उसमें क्या हो सकता है, सेकंड पॉसिबिलिटी में आपके पास आ सकता है कि भाई ये जो हमारा साइड था, दिस कैन बी द साइड विच इज इंक्लूडेड बिटवीन द टू एंगल्स। तो ये वाले केस में क्या हो जाएगा, इस वाले केस में आप यूज कर सकते हो, नाउ हेयर यू कैन यूज ASA क्राइटेरिया, है ना, यहाँ पर आप ASA क्राइटेरिया यूज कर सकते हो। ASA क्राइटेरिया अगर आप यूज करोगे तो आपको दिखेगा कि इस केस में क्या हो जाएंगे, द ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट। इस केस में आपका ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, इज द स्टेटमेंट ट्रू, नो, है ना, स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू बिकॉज ये हमेशा ट्रू नहीं होगा। और इसका रीजन क्या है, रीजन क्या है कि बिकॉज हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि एक सिनेरियो में ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा और एक सिनेरियो में ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। ओके, तो अब हम बात करते हैं AAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया की। तो AAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया के बारे में जैसे हमने बताया था कि दिस इज आइडेंटिकल, ये ना ये क्राइटेरिया जो है वो सेम है, दिस इज सेम एज
ASA क्राइटेरिया। तो ASA क्राइटेरिया बोल दो आप, चाहे AAS बोल दो, एक्चुअल में दोनों सेम है, इसीलिए बहुत सारे टेक्स्ट बुक में इन दोनों को यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो देखो अभी हमारे पास क्या हो गया, जैसे सपोज करो आप देख रहे हो एंगल की बात हो रही है ट्राइंगल में, तो आप जानते हो कि अगर आपको दो एंगल पता चल जाएंगे तो आप थर्ड एंगल की बात करोगे। तो जैसे इधर आपने ट्राइंगल देखा नीचे, तो इस ट्राइंगल में क्या हो रहा है, इस ट्राइंगल में आपने देखा कि एक एंगल आपका और ये वाला एंगल आपका 42 और 76, यहाँ पर भी क्या है 42 और 76। अब इसके जो इंक्लूडेड साइड है उसके सामने वाला साइड यहाँ पर 15 है, और इसमें भी जो इंक्लूडेड साइड है उसके सामने वाला साइड आपका 15 हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये करस्पॉन्डेंस में जा रहे हैं। अच्छा, क्या करस्पॉन्डेंस है इनका, एंगल एंगल साइड। ठीक है, तो ऑर्डर क्या जा रहा है, एंगल एंगल साइड ऑर्डर में जा रहा है। एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस का क्राइटेरिया है, और ये अगर आप देखोगे तो दिस इज नथिंग डिफरेंट फ्रॉम ASA क्राइटेरिया। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है जब दो ट्राइंगल्स में दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो थर्ड भी इक्वल हो जाएगा। तो आपका ये वाला एंगल जो आ रहा है, ये वाला एंगल आपके इस एंगल के इक्वल हो जाता है। अब अगर आप देखो तो ये वाला एंगल 1 हो गया, ये वाला एंगल 2 हो गया, और ये आपका बीच का साइड हो गया। इसी तरीके से अगर आपने देखा तो यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है, ये एंगल 1 हो गया, ये वाला एंगल 2 हो गया, और ये आपका इसका बीच का साइड हो गया। सो दिस इज सिमिलर एज AAS और ASA, दोनों क्या है, सेम क्राइटेरिया है। नाउ द नेक्स्ट क्राइटेरिया इज कॉल्ड HL और RHL या RHS, है ना, जैसे भी आप इसको बुक के हिसाब से नाम दे सकते हैं। इसको RHS क्राइटेरिया भी बोलते हैं, इसको आप HL क्राइटेरिया भी बोल सकते हैं, है ना, इसको कहीं कहीं पर RHL क्राइटेरिया भी बोल सकते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन द टर्मिनोलॉजी जो आपके टेक्स्ट बुक में यूज हुआ है। इसमें क्या बोलता है, इसमें बोलता है कि अगर हमारे पास दो राइट ट्राइंगल हैं, दो राइट ट्राइंगल हैं, ठीक है, यानी दोनों में एंगल क्या है, दोनों में एंगल 90 डिग्री होना जरूरी है, दोनों में एंगल 90 डिग्री होना जरूरी है। उसके बाद उनका हाइपोटेन्यूज भी इक्वल हो, दोनों का हाइपोटेन्यूज भी इक्वल हो। अब हाइपोटेन्यूज के बाद कितने साइड बचते हैं, दो साइड बचते हैं, उन दोनों में से कोई एक साइड भी इक्वल होना चाहिए। जैसे यहाँ का एक साइड C है और इसका साइड A जा रहा है ना। अब आप यहाँ पर देखोगे कि इसका अगर आप ये साइड कैलकुलेट करो, सपोज करो आपका ये साइड आ गया C, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक साइड का लेंथ आपका सेम आ गया। तो अब बस आपको एक ही साइड देखना होता है, दोनों मैच करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो इसका साइड A गिवन होता तो इसका A और इसका A इक्वल आ गया। सो RHS क्राइटेरिया का मतलब क्या होता है, राइट एंगल, एक आपका राइट एंगल होना चाहिए दोनों ट्राइंगल्स में, एंड देन वी नीड टू हैव हाइपोटेन्यूज, इनकी इक्वल होनी चाहिए, दिस इज हाइपोटेन्यूज। और थर्ड क्या होगा आपका, थर्ड हो जाएगा एनी ऑफ द टू साइड्स, ठीक है, एनी ऑफ द टू साइड्स या एनी ऑफ द टू लेग्स। तो ये हमारा जरूरी क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर देगा, और अगर इतना क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो जाता है तो ट्रू ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। नाउ अब प्रॉब्लम हमारे सामने है, इसमें एक फिगर दिया गया है जिसमें एंगल ABC और यहाँ पर एंगल ACD, ये दोनों इक्वल बताए जा रहे हैं, ACD एंड ABC आर इक्वल। E और D दो पॉइंट्स हैं साइड्स AC और AB पर, इस तरीके से कि BE इज इक्वल टू CD। सबसे पहले हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल EBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BDC। सो लेट अस पुट द लेबल्स ऑन द साइड्स एंड द एंगल्स। सो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, जो चीज गिवन थी उससे अगर हम यूज कर रहे हैं तो हमें दो चीजें गिवन थी, ठीक है। हमें क्या दिया गया था, हमें एक तो साइड दिया गया था BE और CD, तो हमने BE और CD को इक्वल ले लिया जो गिवन था। इसी तरह से आपको दो एंगल्स दिए गए थे, एंगल्स एंगल B और एंगल C जो आपने ऑलरेडी मार्क कर रखा है, तो ये एंगल्स भी इक्वल हो गए। अब बचा आपका तीसरा साइड जो कॉमन हो रहा है, ठीक है, ये आपका जो साइड है BC वो दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन हो रहा है। सो अब हम यूज कर सकते हैं क्राइटेरिया साइड एंगल साइड का, ठीक है। तो साइड एंगल साइड से क्या हो गया, दोनों ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। सो सेकंड पार्ट के लिए बच्चों में क्या करना है, सेकंड पार्ट के लिए हमने देखो पहले पार्ट से क्या यूज किया, पहले पार्ट से हमने CPCT से क्या निकाला, CPCT से निकाला कि एंगल BEC और एंगल CDB क्या हो जाएंगे, ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ब्लैक कलर से जो एंगल आपके मार्क्ड है ये हो गया आपके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो ये फर्स्ट से आपको मिल गया। अब अगर आप बात करते हो ट्राइंगल OEB, ठीक है, तो ट्राइंगल OEB आपका कहां पर बन रहा है, ट्राइंगल OEB आपका ये स्मॉलर ट्राइंगल है, ठीक है, ये वाला आपका ट्राइंगल है OEB। सिमिलरली आप देख रहे हो इसके बराबर में दूसरा ट्राइंगल बन रहा है जो आपका बन रहा है ODC, सो दैट इज द अदर ट्राइंगल। अब ये दोनों को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। आपने देखा कि आपके पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी आपके पास आ रहे हैं, ठीक है, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गया और एक एंगल आपको गिवन हो गया। नाउ देयर इज अ साइड, ये साइड आपका जो है इधर से
और ये वाला साइड आपका इधर से ये इक्वल भी दिया गया था। तो आपने ये तीन चीजों का यूज करके AAS क्राइटेरिया बना लिया। नाउ बाई AAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया आपको क्या मिल गया? आपको मिल गया OEB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ODC। नाउ इन द थर्ड पार्ट यू हैव टू शो दैट OB इज इक्वल टू OC। ठीक है, आपको दिखाना है OB और OC इक्वल होंगे। तो अब आप देख रहे हो कि OB और OC का जो इक्वल होना है वो फॉलो करेगा आपका CPCT से, अगेन फ्रॉम द पार्ट सेकेंड। ठीक है, पार्ट सेकेंड में आपने जो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया उसमें अगर आप O और B दो वर्टिसेस को लेते हो, इधर से आप फर्स्ट और लास्ट इधर भी ले लेते हो, तो आपको क्या मिल रहा है? सो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। सो बाई CPCT OB is equal to OC. Okay, so corresponding parts of the congruent triangle से हमारा थर्ड पार्ट इसका डायरेक्टली फॉलो हो गया। So in the next problem we are given a quadrilateral with one diagonal AC। ठीक है, और अब डायगोनल AC पर हमें दो परपेंडिकुलर्स मिले हैं, एक वर्टेक्स B से आ रहा है BM और दूसरा वर्टेक्स D से आ रहा है विच इज DN। अब इसमें गिवन है कि BM इज इक्वल टू DN। ठीक है, BM यानी कि ये जो आपके एल्टीट्यूड्स हैं ये आपके इक्वल हो रहे हैं। ठीक है, एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, देन वी हैव टू प्रूव दैट AC बाइसेक्ट्स BD। ठीक है, AC क्या कर रहा है? AC जो डायगोनल है वो BD को बाइसेक्ट कर रहा है। यानी कि क्या मतलब आपको प्रूफ करना है? आपको प्रूफ करना है E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC का सॉरी BD का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। यानी आपको शो करना है, आपको प्रूफ करना है, टू प्रूफ DE is equal to BE. Okay, that is what we have to show. So let us see how we will proceed. So अब हमने देखो क्या किया, हमने ये जो दो राइट ट्राइंगल्स बन रहे थे DEN और BEM से स्टार्ट किया हमने। ठीक है, सो व्हाट इज गिवन? एंगल N और एंगल M राइट एंगल है दोनों, वो दिए हुए थे, वो आपने ले लिया, फर्स्ट हो गया आपका। अब इसी तरह से आपने देखा कि DEN और BEM दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं दोनों ट्राइंगल के, सो दे आर आल्सो इक्वल। नाउ ये दोनों एंगल्स के बाद जो कंटिन्यूटी में हमारे पास साइड आता है वो है DN। सो DN इज इक्वल टू BM, है ना? ये क्या है? एल्टीट्यूड्स या परपेंडिकुलर्स की लेंथ आपको दिया गया था, इक्वल है। सो नाउ बाय फॉलोइंग AAS क्राइटेरिया, ठीक है, एंगल साइड कंटिन्यूटी में आना चाहिए, एंगल पहला एंगल फिर दूसरा एंगल और फिर उससे मिला हुआ साइड जो आ रहा होगा। सो AAS क्राइटेरिया से आपके पास ट्राइंगल DEN इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BEM, ये फॉलो हो जाता है। ठीक है, एक बार आपके पास ये आ जाता है तो फिर आप देखते हो कि ये DE जो आपका है और इधर से जो BE है ये क्या है? करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। सो व्हाट यू गेट इज बाय CPCT वी हैव DE इज इक्वल टू BE। अच्छा, DE इज इक्वल टू BE का मतलब क्या हो गया? DE इक्वल्स टू BE का मतलब ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल हो गया। तो ये दोनों इक्वल होने का मतलब क्या है? इसका इक्वल होने का मतलब हो रहा है AC बाइसेक्ट्स BD। ठीक है, यही आपको चाहिए था, AC बाइसेक्ट्स BD। ओके, सो दैट वाज व्हाट रिक्वायर्ड। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमारे पास दो डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम से, पहले हम बात करते हैं फिगर 1 की। सो आफ्टर लेबलिंग द वर्टिसेस, आपने वर्टिसेस का नाम दे दिया ABCDNE। अब हमने देखा कि दो ट्राइंगल्स की अगर हम बात करते हैं तो दोनों ट्राइंगल्स में एंगल A और एंगल E इक्वल है, वो गिवन था आपको। ठीक है, और इसी तरह से आपके पास दो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो एंगल BCA और एंगल DCE जो है वो इक्वल हो जाएगा बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब हमारे पास साइड भी एक इक्वल दिया गया है। कौन सा साइड दिया गया? BC इज इक्वल टू CD। तो BC और CD के इक्वल होने से हमारे पास तीन कंडीशंस आ गई टोटल। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशंस को अगर आप मिलाते हो और आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमारे पास तीन कंडीशंस हैं जिसमें से दो एंगल आ रहे हैं, दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2 और ये उसी के कंटिन्यूटी में साइड आ रहा है। सो AAS क्राइटेरिया का हमने यूज किया। बाय AAS क्राइटेरिया हमारे पास क्या आ जाएगा? ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अब इस रिजल्ट का अगर हम यूज करेंगे CPCT के साथ, सो द करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स विल बी इक्वल, है ना? तो हमें देखो क्या निकालना है, हमें निकालना है X और Y। तो आप देखोगे CPCT में AB का जो लेंथ है वो DE के लेंथ के इक्वल आ जाएगा। सो दैट मींस 25 इज इक्वल टू 2y प्लस 3। ठीक है, 25 की वैल्यू जो आ जाएगी वो 2y प्लस 3 के इक्वल आ जाएगी। तो आपने लिखा 25 इक्वल्स टू 2y प्लस 3 और यहाँ से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी y इक्वल्स टू 11। ठीक है, और ये कहाँ से आया था? ये आपका आया था बाई करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, सो यू गेट y इक्वल्स टू 11। इसी तरह से अगर आप बात करो 3x माइनस 7 की वैल्यू हो जाएगी 32। ठीक है, सिमिलरली 3x माइनस 7 इज 32 और यहाँ से आपको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 39/3 विच इज
13। ठीक है, तो एक्स वाई फाइंड करने से पहले हमें क्या करना था, हमें पहले इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था जो डेटा दिया गया था उसका यूज करके, एंड आफ्टर दैट हमने क्या किया, उसके बाद हमने इसको करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से प्लग कर लिया प्रॉब्लम्स के वैल्यूज को, उनको इक्वेट किया और सॉल्व करके हमने फाइंड किया एक्स एंड वाई की वैल्यूज। ठीक है, तो अब हम लोग इसी तरह से इसका सेकेंड पार्ट भी यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ओके तो देखो आपने लेबलिंग क्या करी, आपने लेबलिंग कर ली ए बी सी और डी ई, तो आपके पास दो ट्राइंगल्स बन गए। ठीक है, दो ट्राइंगल्स, एक लेफ्ट साइड में बन रहा है और एक राइट में बन रहा है। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। तो आपके पास एक ट्राइंगल इधर लेफ्ट में आ गया और दूसरा ट्राइंगल आपका इसी तरीके से राइट में आ गया। सो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉर्नर में बन रहे हैं और इनके कुछ पार्ट्स आपको कॉन्ग्रुएंट आपको इक्वल दिए गए। जैसे आप देख रहे हो इधर से एंगल और ये वाला एंगल इक्वल दिया गया है, और इसी तरह से आपका ये वाला साइड और इधर से ये साइड इक्वल दिया गया है, और इधर ये वाला एंगल आपका इस एंगल के इक्वल दिया गया है। अब अगर बी ए डी और सी ए ई की हम बात करते हैं तो बी ए डी और सी ए ई इक्वल दिए गए हैं एंगल। इसी तरह से एक साइड बीच का इक्वल दिया गया है और एंड का एक और एंगल आपको इक्वल दिया गया है। तो आपने देखा कि साइड बीच में आ रहा है, एंगल्स के बीच में आ रहा है। ठीक है, यानी साइड जो है वो एक्चुअल में एंगल के बीच में आ रहा है। सो एंगल साइड एंगल वाला क्राइटेरिया अगर आप यूज करोगे, यानी ए ऐसे रूल अगर आप यूज करते हो, सो बाय ए ऐसे रूल द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम आगे का जो प्रोसीजर है बाय सीपीसीटी इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वेट कर सकते हैं। सो व्हाट आर द करस्पॉन्डिंग पार्ट्स? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स अगर आप देखोगे तो बी डी इज इक्वल टू सीई, बी डी की वैल्यू सीई के इक्वल आ रही है, एंड ए बी इज इक्वल टू, व्हाट इज ए बी? ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, अब आप वैल्यू रख दो, देखो बी डी की वैल्यू क्या है x और सीई की वैल्यू क्या है 2y, तो आपकी वैल्यू आ गई x इक्वल्स टू 2y, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से आपने ए बी की वैल्यू रखा 2x प्लस 4। ठीक है, 2x प्लस 4, तो 2x प्लस 4 आपका हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 3y प्लस 8। अब आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब 1 से आप x की वैल्यू 2y रख दो तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पर 4y प्लस 4 इक्वल्स टू 3y प्लस 8। एंड में आपको मिलेगा y इक्वल्स टू 4। ठीक है, y की वैल्यू आपको 4 मिल जाएगी। तो y की वैल्यू 4 आ गई, इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी? सो देयरफॉर x इक्वल्स टू 2y दैट इज 8। सो x इक्वल्स टू 8 एंड y इक्वल्स टू 4, दैट इज द आंसर। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम में एक फिगर दिया गया है जिसमें हमें एंगल के बाइसेक्टर्स दिए गए हैं। ठीक है, तो एंगल के बाइसेक्टर्स दिए गए हैं पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर का बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल आपका और इधर से ये वाला एंगल इक्वल हो गया। इसी तरह से ये भी बाइसेक्टर है, तो आपका ये वाला एंगल और आपका इधर से ये एंगल इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये बाइसेक्टर्स थे इसलिए इक्वल हो गया। अब बाकी आप देख रहे हो एल्टीट्यूड्स भी दिए गए हैं। सो एक्स टी और एक्स एस जो है वो आपके एल्टीट्यूड्स हैं। What you have to prove is triangle XTQ, है ना। तो XTQ कहाँ बन रहा है आपका? आपका XTQ ट्राइंगल बन रहा है इधर, इस कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल XSQ, है ना। XSQ कहाँ बन रहा है? XSQ आपका इधर बन रहा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, लेट अस सी व्हाट वी कैन डू एंड हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो दो ट्राइंगल्स आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं, दोनों ट्राइंगल्स में आप देख रहे हो राइट एंगल दिया गया है और बाइसेक्टर होने की वजह से दो एंगल इक्वल दिए गए हैं ना। तो हमने ये पहले क्या किया, पहले तो हमने राइट एंगल की बात कर ली कि राइट एंगल हमारा जो है वो दोनों में इक्वल हो गया। अब राइट एंगल के जस्ट बात क्या आ रहा है, राइट एंगल की अगर आप बाद में देखोगे तो आपके पास एंगल्स आ रहे हैं टी क्यू एक्स एंड एस क्यू एक्स, जो आपके बाइसेक्टर से एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, तो आपका एक एंगल इधर हो गया और दूसरा एंगल इधर हो गया, तो ये दोनों एंगल्स भी आपके इक्वल हो गए। अब एंगल्स के बाद आपके पास आता है एक कॉमन साइड, ठीक है, विच इज एक्स क्यू। एक्स क्यू इज द कॉमन साइड। तो जो कॉमन साइड है उसके इक्वल होने से आपको कौन सा क्राइटेरिया की तरफ आप आ गए ए ए एस क्राइटेरिया की तरफ। पहला एंगल, दूसरा एंगल और उसके बाद का साइड। By AAS criteria, XTQ is congruent to triangle XSQ। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल्स आपके congruent हो गए। अब what you have to prove is PX bisects angle P। ठीक है, PX यानी कि इधर आपको प्रूफ करना है कि PX जो होगा वो एंगल P को बाइसेक्ट करेगा। तो अब देखो X है क्या, X अगर आप ध्यान से देखो तो X आप मीट कर रहा है, क्या चीज मीट कर रहा है यहाँ पर? एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर्स हैं, तो यहाँ यानी कि पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स। तो यहाँ से अब आपका जो पॉइंट है वह यहाँ से आप एक्सटेंड कर रहे हो और एक्सटेंड करके उसको ले जा रहे हो P पर, एंड यू हैव टू शो दैट PX विल बाइसेक्ट एंगल P, यानी कि एंगल P दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों अब देखो हमें क्या करना है इस प्रॉब्लम के सेकंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए। सेकंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना होगा और वो होता है
इन सर्किल ऑफ द ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट, यानी जब भी आप किसी ट्राइंगल के तीन परपेंडिकुलर तीन एंगल बाइसेक्टर्स बनाते हो तो आपको क्या मिल जाता है, आपको मिल जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स, यानी जहां पर तीनों मीट करते हैं, और वो कहलाता है इन सेंटर। ठीक है, अब जैसे देखो अभी आपने क्या किया, आपने एक्स जो पॉइंट है वहां पर आपके दो बाइसेक्टर्स मिल रहे हैं, तो तीसरा बाइसेक्टर भी आपका इधर से ही पास होगा। ठीक है, तीसरा बाइसेक्टर भी आपका इधर से ही पास होगा। सो व्हाट यू कैन शो इज डायरेक्टली, दो तरीके हैं, एक तरीका पहले हम एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। सो यहाँ पर आपने क्या किया, आपने देखा कि ये जो इन सर्किल बनता है वो सर्किल के अंदर से तीनों साइड्स को टच करता है, यानी कि ट्राइंगल उसको सरकम स्क्राइब कर देता है ना, ट्राइंगल के अंदर बनता है वो और तीनों साइड्स को टच करता है, और उसका जो सेंटर होता है ना वो यही पॉइंट्स ऑफ कंकरेंसी ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स होता है। तो जब आप इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये सब के सब परपेंडिकुलर हो जाएंगे। परपेंडिकुलर क्यों हो जाएंगे, बिकॉज ये जो ट्राइंगल की साइड्स हैं ये इसके लिए टेंजेंट का रोल प्ले करेंगी। ठीक है, तो अब आपने देखा कि जब परपेंडिकुलर है तो रेडियस ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है, रेडियस ऑफ द ट्राइंगल सेम होता है। तो जो वैल्यू इधर आ रही होगी वही वैल्यू इधर आ रही होगी और वही वैल्यू आपकी इधर भी आ रही होगी। तो ये तीनों जो एक्स टी, एक्स एस और एक्स यू की जो लेंथ होगी वो इक्वल हो जाएगी, बिकॉज दे आर द रेडियस ऑफ द सेम सर्किल। तो वो एक ही सर्किल की रेडियस होने की वजह से इक्वल हो जाएंगे। अब 90 डिग्री आपके पास ऑलरेडी दिया गया है, तो आपके पास दो चीजें आ गई। ठीक है, यू हैव एन एंगल ऑफ राइट 90 डिग्री। अब आपके पास एक साइड इक्वल आ गया और हाइपोटेन्यूज जो होता है वो आपका कॉमन हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, दिस इज द हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, एक्स पी। तो ये इक्वल हो गया। अब आप आरएचएस क्राइटेरिया का यूज करके दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो। So after drawing the perpendicular and taking the two angles, ठीक है, सॉरी वन एंगल ऑफ 90 डिग्री एंड टू साइड्स, एक साइड आपका रेडियस, एक साइड तो आपका रेडियस हो जाएंगे ऑफ द इन सर्किल, वो इसलिए इक्वल हो जाएगा। देन द अदर साइड इज कॉमन, पी एक्स आपका दोनों में कॉमन हो रहा है। अब आप देखो कि आपने देखा राइट ट्राइंगल्स में एक राइट एंगल इक्वल हो रहा है, हाइपोटेन्यूज भी इक्वल हो रहा है और उसके अलावा एक साइड इक्वल हो रहा है। सो व्हाट क्राइटेरिया यू कैन यूज इज, यू कैन यूज आर एच एल और आर एच एस क्राइटेरिया, है ना। आर एच एस क्राइटेरिया को हम यूज करें अगर, so by right angle hypotenuse and side congruence criteria the two triangles are congruent, है ना। तो ट्राइंगल आपका जो था वो PTX और आपका दूसरा ट्राइंगल PUX इज कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब ये जो एंगल है TPX ये CPCT से बाई CPCT, ठीक है, एंगल हमारा बन रहा है TPX, किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल UPX। और आप देखोगे UPX और TPX क्या है, ये है एंगल्स P के पार्ट। ठीक है, दो पार्ट्स हैं और दोनों इक्वल हो गए। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हमारे पास आ गया देयरफॉर PX बाइसेक्ट्स एंगल P। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था। नाउ ये एक तरीका था, जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था। दूसरा तरीका क्या हो सकता था, दूसरा तरीका आप डायरेक्टली एक्स और पी को ज्वाइन कर देते और वहां पर आप क्लेम कर सकते हो कि जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ टू एंगल बाइसेक्टर्स होता है वहीं से हमारा तीसरा एंगल बाइसेक्टर भी पास होता है। तो एंगल बाइसेक्टर को जब हम वर्टेक्स यानी एंगल बाइसेक्टर के पॉइंट ऑफ कंकरेंसी से जब हम वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं, यानी कि जब आप एक्स को पी से ज्वाइन करोगे तो एक्स पी जो होगा लाइन आपका वो ऑलरेडी एंगल बाइसेक्टर होगा उसका। ठीक है, ये लॉजिक अगर आप यूज करोगे देन यू नो नीड टू यूज द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल के मेथड से इसको सॉल्व किया। सो दैट इज द एंड ऑफ द क्लास एंड हियर वी हैव सॉल्व्ड ऑलमोस्ट 7 to 8 प्रॉब्लम्स और हमने यहाँ पर दो कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया को डिस्कस किया। सो इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो आपको एक असाइनमेंट का लिंक मिलेगा जिसमें अगेन 7 to 8 क्वेश्चंस होंगे। जस्ट ट्राई टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस एंड सेंड योर डाउट्स एंड क्वेरीज व्हाटएवर यू हैव, उसको आप सेंड करेंगे तो हम उसको अपने आने वाले लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग दिस लेक्चर, प्रोवाइड योर कमेंट्स एंड शेयर योर व्यूज।